Hey guys, welcome back to the online e-learning platform of agriculture and GK। मेरा नाम है अपूर्वा भारती और आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फिशरीज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आज हम देखेंगे इस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर और उसको डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को डिटेल्स में और देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस जो है पूछे गए थे। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आप लोग कोई भी फिशरीज रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि ICAR-JRF फिशरीज साइंस, फिशरीज ऑफिसर, फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर, फिशरीज एक्सटेंशन ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फिशरीज, फिशरीज इंस्पेक्टर, विलेज फिशरीज असिस्टेंट, डिस्ट्रिक्ट फिशरीज ऑफिसर एंड अदर एग्जाम्स, तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। इस कोर्स का प्राइस पड़ेगा आपको 1999 रुपीज़। अभी जो है 40% ऑफ चल रहा है, जिसकी वजह से जो है अभी आपको थोड़ा कम प्राइस लगेगा। अगर आप थोड़ा भी लेट करते हैं तो हो सकता है बाद में प्राइस बढ़ जाए और फिर आपको ऑफर नहीं मिले। तो आप जल्दी से जाके इस कोर्स को परचेस करिए जिससे आप 40% ऑफ का बेनिफिट उठा सकें। ये जो कोर्स रहेगा इसका 6 मंथ का वैलिडिटी दिया जाएगा। अगर आप इस कोर्स को अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका जो है सिलेक्शन एकदम हो ही जाएगा। हम जो है अपना बेस्ट फिशरी साइंस का कोर्स प्रोवाइड करते हैं ऑल ओवर इंडिया। अगर आप कोई भी फिशरी रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। कोर्स लेने के लिए जो है आप हमें व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको फुल डिटेल्स मिल जाएंगे। इसके अलावा जो है इस कोर्स का जो लिंक दिया गया है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप कोर्स को डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। फिशरीज कोर्स के अलावा अगर आप कोई भी अदर एग्रीकल्चर या अलाइड फील्ड की किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप जो है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इंडिया के सभी स्टेट्स के एग्रीकल्चर और अलाइड एग्जाम्स के कोर्स अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे। और लिंक्स जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वहाँ से आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं या डायरेक्टली ऐप से कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो आई होप आप इस कोर्स को परचेस करिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। हमारे यहाँ जो टीचर्स है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और आपको अच्छे से गाइड करेंगे जिससे आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। अभी तक हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से जो है टोटल 3 स्टूडेंट्स का जो है वो सिलेक्शन हो चुका है इन PSSB फिशरीज ऑफिसर एग्जाम। इसके अलावा ICAR-JRF में जो है 3 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है जो कि टॉप 20 में रैंक आया था। इसके बाद जो है 2 स्टूडेंट्स का जो है वो सिलेक्शन हुआ है इन KPSC फिशरीज एक्सटेंशन ऑफिसर एग्जाम। इसमें से जो है 2 स्टूडेंट जो कि सुप्रिया एंड जो अमन है उनका जो है सिलेक्शन हुआ है PSSB फिशरीज ऑफिसर एग्जाम में। और हम जो है हमारी टीम की तरफ से उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं। अगर आप हमारा कोर्स लेते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं तो आप भी जो है इसमें नेक्स्ट आएंगे। आई होप कि आप जो गूगल प्ले स्टोर से जो है हमारा ऐप एग्रीकल्चर एंड जीके का आप डाउनलोड करेंगे और इसका पूरा बेनिफिट लेंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डीपेस्ट पार्ट्स ऑफ द ओशन आर कोल्ड। तो इसमें क्या कर रहा है, जो डीपेस्ट पार्ट होता है ओशंस का, जो सबसे गहरा पार्ट होता है ओशंस का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रेंच। तो जो डीपेस्ट पार्ट होता है ओशंस का उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ सी वाटर इज। जो बहुत ज़्यादा जो सी वाटर में पाया जाता है वो क्या होता है? मतलब क्या कह रहा है कि कौन सा कंपोनेंट जो है सी वाटर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है? मोस्ट अबंडेंट मतलब क्या कि बहुत ज़्यादा क्या तो कंपोनेंट जो कि सी वाटर में रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरीन। तो जो क्लोरीन है ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है सी वाटर में। तो क्या हो जाएगा कि जो मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट है सी वाटर का वो क्या है? तो वो है क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द एवरेज स्पीड ऑफ साउंड इन द ओशन इज। तो जो एवरेज स्पीड होता है साउंड का इन द ओशन तो वो क्या होता है? तो यहाँ पे आपको ध्यान रख देना है कि जो ओशन है उसमें क्या पूछ रहा है? एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1500 मीटर पर सेकेंड। जो 1500 मीटर पर सेकेंड जो है ये एवरेज स्पीड होती है किसकी? साउंड की, ओशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, द लेयर वेयर ओशन टेम्परेचर डिक्रीज रैपिडली विद डेप्थ इज कॉल्ड। तो ऐसा लेयर जहाँ पे जो ओशन का टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे हम लोग डेप्थ मतलब बढ़ा रहे हैं। तो मतलब जैसे जैसे हम लोग डेप्थ जितना डेप्थ पे जा रहे हैं वैसे क्या हो रहा है? टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थर्मोक्लाइन। तो थर्मोक्लाइन बोलते हैं ऐसा लेयर को जहाँ पे जो है ओशन टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करता है रैपिडली विद द डेप्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ऑन दी एवरेज सी सरफेस सैलिनिटी इज। एवरेज में क्या कह रहा है कि सी सरफेस की सैलिनिटी होती है वो क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैक्सिमम अराउंड 30 डिग्री लैटिट्यूड।
तो ऑन दी एवरेज जो है सी वाटर जो सी सरफेस सैलिनिटी होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम रहता है अराउंड 30 डिग्री लैटिट्यूड जितना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हीट लॉस्ट बाय सी ड्यू टू इवेपोरेशन इज कॉल्ड। तो क्या कर रहा है, जो हीट लॉस होता है सी में क्योंकि इवेपोरेशन की वजह से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैटेंट हीट। तो लैटेंट हीट मतलब क्या, कि ऐसा हीट जो कि लॉस्ट हो रहा है सी के द्वारा बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the time taken by a sound equals to travel from the sound source at sea surface to the ocean floor and back in 3 seconds, then the approximate ocean depth is। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2250 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, कॉरियोलिस फोर्स एट द इक्वेटर इज। जो कॉरियोलिस फोर्स होता है इक्वेटर पे, वो क्या होता है उसका, यहाँ पे पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीरो। तो जो कॉरियोलिस फोर्स होता है इक्वेटर पे वो कितना होता है, जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विंड स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू। जो विंड स्ट्रेस है ये किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्क्वायर ऑफ विंड स्पीड। तो जो विंड स्ट्रेस है वो प्रोपोर्शनल है विंड स्पीड के स्क्वायर से। आपको ध्यान रखना है कि जो विंड स्ट्रेस है इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ विंड स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इन द ओशन लाइट इंटेंसिटी। ओशन में जो है लाइट इंटेंसिटी का जो है यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या रिलेशनशिप होता है विद डेप्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद डेप्थ। मतलब कि ओशन में जो है लाइट इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज करता है एक्सपोनेंशियली विद डेप्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्या बोल रहा है, द मेजर लिमिटिंग न्यूट्रिएंट इन कल्चर पॉन्ड इज। जो कल्चर पॉन्ड होता है वहाँ पे जो है मेजर लिमिटिंग न्यूट्रिएंट क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फॉस्फोरस। तो जो फॉस्फोरस होता है वो जो है एक तरह का क्या है, मेजर लिमिटिंग न्यूट्रिएंट है जो कि कल्चर पॉन्ड में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, acute hepatopancreatic necrosis disease popularly known as early mortality syndrome is an emerging disease that affect। तो जो एक डिजीज का यहाँ पे नाम दे रखा है उस डिजीज का नाम क्या बोल रहा है, एक्यूट हेपेटोपैनक्रेटिक नेक्रोसिस। एक डिजीज है जो कि पॉपुलरली नोन रहता है जैसा अर्ली मोर्टालिटी सिंड्रोम। इसको जो है इसका दूसरा नाम क्या है, अर्ली मोर्टालिटी सिंड्रोम, जो कि एक इमर्जिंग डिजीज है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये क्या इफेक्ट करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिनासियस वेनेमरी। तो क्या कर रहा है कि जो एक्यूट हेपेटोपैनक्रेटिक नेक्रोसिस डिजीज है जो कि पॉपुलरली नोन उसको बोलते हैं अर्ली मोर्टालिटी सिंड्रोम, वो एक इमर्जिंग डिजीज है जो कि अफेक्ट करता है पैनियस वेनेमरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, क्या बोल रहा है, डैश हैज टू बी अप्लाइड टू पॉन्ड्स टू इंक्रीज पीएच आफ्टर स्टॉकिंग ऑफ फिशेज या श्रिम्प्स। तो क्या कर रहा है कि हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं पॉन्ड में सो दैट कि जो पीएच है वो इंक्रीज हो जाए जब हम लोग फिश या श्रिम्प को जो है स्टॉक करते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एग्रीकल्चर लाइम। तो हम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर लाइम को जो है वो हम लोग अप्लाई करते हैं पॉन्ड में सो दैट कि जो पीएच है वो इंक्रीज हो जाए। कब, तो जब हम लोग स्टॉक कर दिए फिश एंड श्रिम्प्स को तब, मतलब कि आफ्टर स्टॉकिंग ऑफ फिशेस एंड श्रिम्प्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, पी सूप ग्रीन कलर ऑफ वाटर इज ऑफन एसोसिएटेड विद दिस एल्गी। जो पी सूप ग्रीन कलर का जो वाटर है वो किससे एसोसिएटेड है, कौन से एल्गी से ये जो है एसोसिएटेड है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइक्रोसिस्टिस। तो जो माइक्रोसिस्टिस जो है ये एक तरह का एल्गी है जो कि एसोसिएशन रखता है पी सूप ग्रीन कलर ऑफ वाटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, द पैडल व्हील एरिएटर कॉमनली यूज इन श्रिम्प कल्चर पॉन्ड्स इज एन एग्जांपल ऑफ। तो एक ऐसा पैडल व्हील एरेटर जो कि कॉमनली यूज करते हैं हम लोग श्रिम्प के कल्चर में, मतलब कल्चर पॉन्ड में, तो किसका एग्जांपल आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरफेस एरेटर। तो सरफेस एरेटर जो है ये इसका एग्जांपल हो जाएगा जहाँ पे हम लोग पैडल व्हील एरेटर जो है कॉमनली यूज करते हैं ताकि जो हम लोग श्रिम्प का कल्चर कर सके पर्टिकुलर पॉन्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 16 नंबर, ओवाप्रिम यूज्ड फॉर फिश ब्रीडिंग कंसिस्ट ऑफ। जो ओवाप्रिम होता है उसको हम लोग यूज करते हैं फिश ब्रीडिंग में, ठीक है। तो ये क्या कंसिस्ट करता है, ये क्या इंक्लूड करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंथेटिक एनालॉग ऑफ एस जी एन आर एच एंड डोपेडोन। तो जो ओवेप्रिम है ये जो कि फिश ब्रीडिंग में यूज करते हैं, ये जो है कंसिस्ट करता है सिंथेटिक एनालॉग ऑफ एस जी एन आर एच एंड डोम्पेडोन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17,
The number of days normally taken by Macrobacterium rosenbergii lava to settle as post lava at 28 to 32 डिग्री सेल्सियस। तो क्या कह रहा है कितना नंबर ऑफ डेज लगता है अगर हम लोग जो नॉर्मली टेकन बाय जो है मैक्रोबैचियम एंड रोसन गिली लावा जो है जो कि सेटल करता है एज अ पोस्ट लावा एट 28 टू 32 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 22 से 26 डेज। तो ये मेनली कितना लेता है 22 से 26 डेज जो है इसको लग जाता है इसके लावा को सेटल होने में। मतलब कि जो नॉर्मल जो नंबर ऑफ डेज है जो कि लेता है ये मैक्रोब्राचियम रोसेनबर्गी लावा सो दैट ये सेटल कर जाए एज अ पोस्ट लावा 28 से 32 डिग्री सेल्सियस। तो कितना दिन लेता है 22 से 26 डेज जो है इससे लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। द साइंटिफिक नेम ऑफ सिल्वर पोम्पैनो द कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ विच हैज बीन स्टैंडर्डाइज्ड इज। तो साइंटिफिक नेम क्या है सिल्वर पैम्पनो का जो कि कैप्टिव ब्रीडिंग है जिसके लिए जो है स्टैंडर्डाइज किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ट्राइकिनोटस ब्लॉची। साइंटिफिक नेम है सिल्वर पॉम्पनी का वो क्या है ट्राइकोनोटस ब्लॉचरी जो कि एक तरह कैप्टिव ब्रीडिंग करवाता है विच हैव बीन स्टैंडर्डाइज्ड जिसको स्टैंडर्डाइज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। अ वाइडली यूज्ड क्रायोप्रोटेक्टेंट फॉर फिश स्पर्मेटोजोआ इज। ऐसा कौन सा क्रायो प्रोटेक्टेंट है जिसको जो कि फिश स्पर्मेटोजोआ को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा जाता है कौन सा ऐसा मतलब कंपोनेंट जो कि वाइडली यूज किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डीएमएसओ। जो डीएमएसओ इसको वाइडली यूज किया जाता है एज अ क्रायो प्रोटेक्टेंट सो दैट कि जो फिश के जो स्पर्मेटोजोआ है उसको जो है प्रोटेक्ट करके रख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप ऑफ फिशेज आर नॉन गार्डर्स स्कैटरिंग एग्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टेट्राज एंड बार्ब्स। कह रहा है कि जो मेंबर्स है टेट्राज एंड बार्ब्स के ये जो फिशेस है ये जो है नॉन गार्डर्स है और ये जो है अपने स्कैटरिंग एग को जो है गार्ड नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। द जोन ऑफ शैलो वाटर नियर द शोर इज कॉल्ड। जो जोन रहता है शैलो वाटर का नियर द शोर उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेरेटिक प्रोविंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। मिथाइलिन ब्लू इज अ। जो मिथाइलिन ब्लू है ये एक तरह का डाई है तो ये किस तरह का डाई है एसिडिक बेसिक न्यूट्रल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेसिक डाई। जो मिथाइलिन ब्लू है ये एक तरह का बेसिक डाई है। अगर जिसका पीएच ग्रेटर देन 7 होता है उसको बोलते हैं बेसिक। जो इसका पीएच जो है लेस देन 7 होता है उसको बोलते हैं एसिडिक और जिसका पीएच जो है इक्वल टू 7 रहता है उसको बोलते हैं न्यूट्रल। जो मिथाइलिन ब्लू है ये एक तरह का बेसिक डाई है जिसका पीएच जो है ग्रेटर देन 7 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 23 नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंडिकेट अ स्पीशीज डाइवर्सिटी इंडेक्स। जो गिवन इंडेक्स है इसमें से जो है कौन सा जो है वो इंडिकेट नहीं करता है कि वो स्पीशीज डाइवर्सिटी इंडेक्स नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एच इंडेक्स। जो एच इंडेक्स है ये किसी भी तरह का जो है कोई इंडिकेट नहीं करता स्पीशीज डाइवर्सिटी इंडेक्स को। बाकी जो प्योलीज इवेननेस है शैनॉन डाइवर्सिटी इंडेक्स है एंड मार्गलेस इंडेक्स है ये सब जो है ये इंडिकेट करता है किसी भी स्पीशीज डाइवर्सिटी इंडेक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 24 नंबर। एन एजेंट और अ फैक्टर विच काउजेज malformation ऑफ एन embryo इज नोन एज। तो ऐसा एजेंट या फैक्टर जो काउज करता है malformation को कहाँ पे तो इम्ब्रियो के malformation को जो काउज करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टेट्राटोजेन। जो टेराटोजेन है ये ऐसा एजेंट या फैक्टर है जो कि malformation काउज कर सकता है किसी भी इम्ब्रियो में। इम्ब्रियो कब फॉर्म होता है तो आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमेट। तो वहाँ पे क्या होता है जाइगोट। जाइगोट जब ज़्यादा डिवाइड होता है उसका जो बनता है वो जाता है डिवाइड होने के बाद जो है उसके बाद वो फॉर्म करता है इम्ब्रियो। तो जो इम्ब्रियो में मैल फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे जो है कौन सा एजेंट जो है यहाँ पे फैक्टर रहेगा तो होगा टेराटोजेन। यही जो है टेराटोजेन है यही काउज करवाएगा मैल फॉर्मेशन इन इम्ब्रियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। रामसर कॉन्वेक्शन वाज हेल्ड इन। जो रामसर कॉन्वेंशन था ये कहाँ पे हेल्ड हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ईरान। तो आपको ध्यान रखना है कि जो रामसर कॉन्वेंशन है ये ईरान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। आईपीसीसी हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट। जो आईपीसीसी का हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जेनेवा। तो आईपीसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ लोकेटेड है वो है जेनेवा में लोकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीस्टोन स्पीशीज इन अ केल्प फॉरेस्ट। तो कौन सा जो है ये कीस्टोन स्पीशीज है केल्प फॉरेस्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी ओटर। जो सी ओटर है ये एक जगह क्या है कीस्टोन स्पीशीज है कहाँ पे तो केल्प फॉरेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। व्हाट इज फंक्शन ऑफ इमर्सन ऑयल इन एन ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप।
तो क्या बोल रहा है कि जो फंक्शन यहाँ पे बोल रहा है कि जो इमर्शन ऑयल रहता है इन ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइट्स माइक्रोस्कोप, तो वहाँ पे क्या फंक्शन रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंक्रीज रिजोल्यूशन। जो इमर्शन ऑयल जो प्रेजेंट रहता है इन ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप में, ये क्या करता है कि ये रिजोल्यूशन को इंक्रीज कर देता है, इसकी वजह से जो है हम लोग यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू इंक्रीज रिजोल्यूशन। Next question 29 number. Genetic material possessing the dual capacity to exist either as an extra chromosomal or chromosomal entity is called. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एपिसोम। जो जेनेटिक मटेरियल होता है जो पॉजेस करता है दो कैपेसिटी, जो कि एग्जिस्ट कर सकता है आइदर एज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल या फिर क्रोमोसोमल एंटाइटी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग एपिसोम बोलते हैं। Next question 30 number. Bioindicators cover a wide spectrum of organisms serving as indicators of. जो bioindicators होता है वो कवर करता है वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो कि सर्व करता है किसका इंडिकेटर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन्वायरमेंट। तो जो बायो इंडिकेटर्स होते हैं वो जो है कवर करते हैं वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो कि इंडिकेटर होते हैं किसके, इन्वायरमेंट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 31 नंबर। Which one of the following nutrient cycle is considered as sedimentary type? तो कौन सा जो न्यूट्रिएंट साइकिल है जिसको हम लोग सेडिमेंट्री टाइप जो है इसको बोल सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉस्फोरस साइकिल। तो जो फॉस्फोरस साइकिल है इसको हम लोग सेडिमेंट्री टाइप की साइकिल से भी जानते हैं। तो यही कह रहा है कि जो न्यूट्रिएंट साइकिल है, क्या कौन सा न्यूट्रिएंट साइकिल, तो फॉस्फोरस साइकिल जो है इसको हम लोग कंसिडर करता है एज अ सेडिमेंट्री टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। फंडामेंटल स्टेटस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स कम्युनिटी इज नोन एज। जो फंडामेंटल स्टेटस होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई भी कम्युनिटी में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इकोलॉजिकल नीड। जो भी फंडामेंटल स्टेटस होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपने कम्युनिटी में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल नीड। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म पॉजेस एरिस्टोटल्स लैंटर्न। तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि जिसके पास रहता है एरिस्टोटल्स लैंटर्न, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इकाइनस। जो इकाइनस है इसके पास जो है रहता है एरिस्टोटल्स लैंटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। एनालिटिकल कैरेक्टर्स आर जनरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। जो एनालिटिकल कैरेक्टर्स होते हैं ये जनरली किस टर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 पॉइंट टेस्ट। तो ध्यान रखना है आपको कि जो एनालिटिकल कैरेक्टर्स जो यूज करते हैं जो कि एक्सप्रेस होता है किस टर्म में, तो 5 पॉइंट टेस्ट के टर्म में जो है एक्सप्रेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। बीओडी ऑफ द वेस्ट वाटर आफ्टर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। जो बीओडी होता है किसी भी वेस्ट वाटर का आफ्टर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट, तो क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विल डिक्रीज। तो पहला हम लोग ट्रीटमेंट जो है करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट, ठीक है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, जो भी फ्लोटिंग डेब्रिस है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, जैसे कोई बॉटल्स हैं, सैंड स्लिट है, ये सब जो है हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है हम लोग उसको सेपरेट कर लेते हैं। फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एनरोबिक डाइजेस्टर के हेल्प से जो है यहाँ पे हम लोग मल्टीपल जो है यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो बीओडी रहता है किसी भी वेस्ट वाटर का वो डिक्रीज हो जाता है। बीओडी मतलब क्या, बीओडी का फुल फॉर्म बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या फिर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब कि कितना ऑक्सीजन किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिक्वायर है, सो दैट की जो है वहाँ पे जो है ऑक्सीजन उसको कितना ज़रूरत होता है कि वो वहाँ पे रह सके। उससे हमें पता चल जाता है कि वहाँ पे जो है कितना पोल्यूशन हो रखा है। तो बीओडी जो है एक गुड इंडिकेटर है कि हम लोग यहाँ पे पता कर सकते हैं कि कहाँ पे कितना पोल्यूशन हो रहा है। तो जो बीओडी है, अगर जो आफ्टर सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है, जो बीओडी रहता है वेस्ट का वाटर का, वो क्या होता है, घट जाता है। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विल डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। केटला केटला बिलोंग्स टू द फैमिली। जो केटला केटला फिश है ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइपेनिडी। तो जो केटला है फिश, केटला केटला जिसका साइंटिफिक नेम है, ये जो है साइपेनिडी फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। लार्वल फॉर्म्स ऑफ लॉबस्टर्स इज नोन एज। जो लॉबस्टर का लार्वल फॉर्म होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फाइलोजोमा। जो लार्वल फॉर्म है लॉबस्टर्स का उसको हम लोग फाइलोजोमा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल अफेक्ट द हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो कौन सा फैक्टर जो है जो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है या म्यूटेशन होता है या फिर नेचुरल सिलेक्शन होता है, तो अगर ये सब जो है ये सब जो है हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को क्या करेगा,
यहाँ पे अफेक्ट करेगा। हार्डी वेन जो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम है इसका क्या होता है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल टू 1 जो है यहाँ पे ये इक्वेशन दिया गया है। और ये जो है हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम जब भी अगर म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन का क्या, अगर कभी भी सडन जेनेटिक चेंजेस जो अगर देखने मिलते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में तो उसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन। अगर म्यूटेशन हो गया या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, अगर ड्रिफ्टनेस देखने को मिल गया किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, या फिर अगर नेचुरल सिलेक्शन हो गया, तो ये सब जो है क्या करेगा, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को जो है यहाँ पे चेंजेस लाएगा। कैसे चेंजेस आएगा, तो यहाँ पे जो है उसका जो यहाँ पे एक तरह का क्या करेगा कि नंबर ऑफ जीन्स में जो है यहाँ पे चेंजेस आएंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स जो है यहाँ पे चेंजेस आएंगे, उसकी वजह से जो हार्डी वेनबर्ग जो इक्विलिब्रियम वहाँ पे इसको अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 39 नंबर। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल दैट कैन सपोर्टेड इन अ हैबिटेट एट अ गिवन टाइम इज नोन एज। जो मैक्सिमम नंबर जो इंडिविजुअल रहता है जो कि सपोर्ट करता है किसी भी हैबिटेट में कोई भी गिवन टाइम में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैरिंग कैपेसिटी। तो कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है कि मैक्सिमम नंबर जब भी इंडिविजुअल का प्रेजेंट रहता है और जो सपोर्ट कर सकता है किसी भी हैबिटेट को एट अ गिवन टाइम में, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एक्सर्ट्स मैक्सिमम कार्बन फुटप्रिंट। तो कौन सा कंट्री जो है सबसे ज़्यादा कार्बन का जो है इमिशन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएसए। यूएसए जो है ये एक तरह का डेवलप कंट्री है और यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा कार्बन इमिशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 41 नंबर। पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ एमपीए। तो इसका जो है यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो एमपीए है इसका पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या हो सकता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पे जो है प्रोटेक्शन ऑफ मरीन स्पीशीज कर सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ फिक्स क्रिटिकल हैबिटेट कर सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ कोरल रीफ्स एंड एस्टरीज कर सकते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। मोटिवेशन थ्योरीज वर प्रपोज बाय। जो मोटिवेशन थ्योरीज थे ये किसने दिए हैं, किसने प्रपोज किए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे जो है फेडरिक हाइसबर्ग, अब्राहम मैस्लो एंड डॉगलस एमसी ग्रेगर हैं, ये सबने जो है मोटिवेशन थ्योरीज जो है प्रपोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर। इनपुट कंट्रोल्स आर। जो इनपुट कंट्रोल्स हैं वो क्या क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पे क्या है, फ्लीट साइज, वेसल कैपेसिटी, फिशिंग एफर्ट, फिशिंग एरिया या बोट, ये सब जो है ये एक तरह का क्या है, इनपुट कंट्रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर। आउटपुट कंट्रोल्स आर। तो आउटपुट कंट्रोल्स में जो है क्या क्या रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टोटल अलाउबल कैच, इंडिविजुअल कोटाज, एस्केपमेंट टारगेट्स, ये सब जो है क्या है, ये सब आउटपुट कंट्रोल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। राइट्स इन फिशरी सिस्टम। यहाँ पे जो फिशरी सिस्टम है इसके बारे में क्या राइट दिया गया है, ये यहाँ पे आंसर मार्क करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे क्या है जो फिशरी सिस्टम है यहाँ पे हम लोग ओपन एक्सेस, लिमिटेड एंट्री, ट्रिप लिमिट्स ये भी रहता है, यूज राइट्स, एक्सेस राइट्स, हार्वेस्ट राइट ये भी रहता है, टर्फ मैनेजमेंट राइट, प्रॉपर्टी राइट्स ये भी रहता है, इसकी वजह से जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। सब जो है ये सब फिशरी सिस्टम से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। सस्टेनेबिलिटी इन फिशरी सिस्टम इंक्लूड्स। जो सस्टेनेबिलिटी होती है कोई भी फिशरी सिस्टम है ये क्या इंक्लूड करता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। मतलब कि यहाँ पे आपको इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी एंड सोशो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी भी देखने को मिलेगा, इसके अलावा कम्युनिटी सस्टेनेबिलिटी प्लस इंस्टीट्यूशन सस्टेनेबिलिटी भी देखने को मिलेगा। इसलिए यहाँ पे कह रहा है जो सस्टेनेबिलिटी होता है किसी फिशरी सिस्टम में, तो यहाँ पे क्या क्या टर्म आते हैं, यहाँ पे इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, सोशो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, कम्युनिटी सस्टेनेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशन सस्टेनेबिलिटी, ये सब जो है फिशरी सिस्टम की सस्टेनेबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, 48 में क्या कह रहा है कि EU रेगुलेशन टू प्रिवेंट IUU। जो एफ यू EU जो रेगुलेशन है वो क्या करता है, IUU को प्रिवेंट करता है, तो यहाँ पे IUU क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। तो यहाँ पे जो EU रेगुलेशन जो आया था ये IUU को प्रिवेंट करता है। IUU मतलब क्या, इलीगल, जो चीज़ इलीगल कर दिया, अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग को, जो कि आया था कब से, तो 1 जनवरी 2010 से जो है इसको इन्फोर्स किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। क्या कह रहा है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है 2002 वो क्या है, इसके बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव।
तो क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन इंडिया। बिल्कुल सही है कि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट था जो कि 2002 में इंट्रोड्यूस हुआ था, ये जो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने जो है इस एक्ट को पास किया था, इसलिए सो दैट कि जो है हम लोग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है प्रेजेंट है इंडिया में उसको प्रिजर्व कर सके। नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड्स मैकेनिज्म फॉर इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग आउट यूज ऑफ ट्रेडिशनल बायोलॉजिकल रिसोर्स एंड नॉलेज। ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है ऐसा मैकेनिज्म की सो दैट कि जो है इक्विटेबल शेयरिंग हो बेनिफिट्स का, अराइजिंग आउट यूज ऑफ ट्रेडिशनल बायोलॉजिकल रिसोर्स एंड नॉलेज को। ये भी सही है। नेक्स्ट है, द एक्ट दैट वाज एनैक्टेड टू मीट द ऑब्लिगेशंस अंडर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी। ये भी सही है, इसलिए यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 51 नंबर, के एम एफ आर एक्ट 1980। जो के एम एफ आर एक्ट 1980 है, इसके हम यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो है आंसर जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो के एम एफ आर का फुल फॉर्म क्या है, तो ये है केरला मैरीन फिशिंग रेगुलेशन एक्ट, जो कि 1980 में आया था, सही है। दूसरा, अमेंडेड बाय एक्ट 21 ऑफ 1991, ये भी सही है कि ये जो एक्ट है ये अमेंड हुआ था 21 ऑफ 1991 में। Next question, next option है, an act to provide for the regulation of fishing by fishing vessels in the sea along the coastline of the state। ये भी सही है कि जो एक्ट है ये प्रोवाइड करता है कि रेगुलेशन हो फिशिंग बाय फिशिंग वेसल से इन द सी और उसके साथ ही साथ कोस्ट लाइन ऑफ द स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है, ट्रॉल बैन इन केरला इन द ईयर 2015 इज फॉर। जो ट्रॉल बैन हुआ था केरला में 2015 ईयर में, तो ये किस लिए हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये 47 डेज के लिए हुआ था, ये जून 15 टू जुलाई 31 तक जो था ये एक्टिव था। इसके बाद जो है ये नॉट ज्वाइन द यूनिफॉर्म बैन, तो ये जो है ज्वाइन नहीं किया था कोई भी यूनिफॉर्म बैन को। तो यहाँ पे जो है ट्रॉल बैन जो हुआ था केरला में इन द ईयर 2015, ये होता 47 डेज के लिए, ये जून 15 टू जुलाई 31 से तक एक्टिव था। इसके बाद जो है ये नॉट ज्वाइन द यूनिफॉर्म बैन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, UNCLOS। जो UNCLOS ये क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। जो UNCLOS है इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्वेंशन एंड ऑन द लॉ ऑफ द सी। ये बिल्कुल इसका फुल फॉर्म सही है कि UNCLOS का यहाँ पे फर्स्ट में यही दे रखा है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, सही है। इसको हम लोग लॉ ऑफ सी कन्वेंशन भी बोलते हैं, ये भी सही है, और लॉ ऑफ द सी ट्रीटी भी बोलते हैं। ये सब इसके डिफरेंट नेम है, लॉ ऑफ सी कन्वेंशन में इसको जाना जाता है, इसके अलावा हम लोग लॉ ऑफ सी ट्रीटी भी बोल सकते हैं। इसलिए जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है, मेडसाइंस स्मृति इज अ प्रोजेक्ट ऑफ केरला स्टेट फिशरीज एमिंग एट। जो केरला स्टेट है ये फिशरीज का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम था मत्स्य समृद्धि। तो ये क्या एम करता था, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, ये यहाँ पे एम करता था कि इसका जो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो, जो इनलैंड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर है ये दोनों का जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट में जो है यहाँ पे एम किया गया था। इसके साथ ये जो है इम्प्लीमेंट किया गया था 14 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट में, तो ये सही है, सेकेंड ऑप्शन। एंड थर्ड है, क्या बोल रहा है, प्रोवाइडेड एक्सटेंशन ऑफ करीमीन प्रोडक्शन इन पॉन्ड्स एंड केजेस। तो यहाँ पे जो एक्सटेंशन प्रोवाइड किया गया था ऑफ द करीमीन प्रोडक्शन जो कि पॉन्ड्स एंड केजेस में कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, डिपार्टमेंट्स इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस अंडर द फिशरीज डिपार्टमेंट ऑफ केरला। जो केरला स्टेट है इसके हमें क्या पूछा है, डिपार्टमेंट्स इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो है यहाँ पे बोल रहा है, तो यहाँ पे जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। मतलब कि जो मत्स्य फेड, एफ एफ डी ए, बी एफ एफ डी ए, के एफ डब्ल्यू एफ पी एम, इसके अलावा मरीन इन्फोर्समेंट एम ई, हार्बर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एजेंसी फॉर डेवलपमेंट ऑफ एक्वाकल्चर, ये सब जो है ये फिशरीज डिपार्टमेंट जो है ये सब केरला के अंदर ही आता है। बिल्कुल सही है कि जितने भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं डिपार्टमेंट्स इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब जो है किसके अंदर आता है, तो फिशरीज डिपार्टमेंट ऑफ केरला के अंदर आता है, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, रेड लाइन टॉर्पेडो बार्ब इज। जो रेड लाइन टॉर्पेडो बार्ब है ये क्या है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए एन सी। मतलब कि क्या है, ये पुंटियस डेनिसोनी है, ये मिस केरला इंडिजिनस ऑर्नामेंटल फिश है। इसके अलावा जो है ये एक तरह का एंडेमिक फिश है, इंडेंजर्ड है, एंड ये साद्रिया डेनिसोनी जो है इसका साइंटिफिक नेम है। तो यहाँ पे इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए एन सी। ये जो दोनों ऑप्शन है ए एन सी, ये दोनों सही है रेड लाइन टॉर्पेडो बार्ब के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, स्टेट ऑफ फिश ऑफ केरला, जो स्टेट फिश है केरला का, ये क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो जो स्टेट फिश है केरला का, ये है इट्रोप्लस सुडार्टिनेंसिस, एक ग्रीन क्रोमाइन एंड पर्ल स्पॉट, ये सब जो है स्टेट फिश है केरला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, विच स्पीशीज ऑफ प्रॉन नाउ डोमिनेट्स द एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। तो कौन सा स्पीशीज है प्रॉन का जो कि डोमिनेट करता है एक्सपोर्ट को एक्सपोर्ट करने में इंडिया से? एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है? अगर कोई भी चीज़ अपनी कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट, और कोई भी चीज़ अगर बाहर की कंट्री से फॉरेन कंट्री से लाते हैं अपने कंट्री में तो उसको बोलते हैं इम्पोर्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहा है, फॉरेन कंट्री से गुड्स जा रहा है, एक्सपोर्ट बोलते हैं, और अगर फॉरेन कंट्री से अपने कंट्री में आ रहा है सामान को, गुड्स को, तो उसको बोलते हैं इम्पोर्ट। तो यहाँ पे जो है कौन सा स्पीशीज है प्राउन का जो कि डोमिनेट किया है एज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिटोपेनिकस वैन्यूमेल। तो ये जो स्पीशीज है प्राउन का, ये जो है डोमिनेट करता है इन द एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, क्या बोल रहा है कि इंफॉर्मेशन अबाउट नेट माउथ ओपनिंग डेप्थ एंड पोजीशन ऑफ नेट रिलेटिव टू फिश इज फाउंड बाय। तो जो भी नेट माउथ ओपनिंग का इंफॉर्मेशन है, डेप्थ एंड पोजीशन ऑफ नेट रिलेटिव टू फिश जो है, ये जो इंफॉर्मेशन ये किसके द्वारा फाउंड किया गया है? कैसे हम लोग इसको पता लगा सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेट रिकॉर्डर, नेट सॉन्डे एंड ट्रॉल आई। ये सब से जो है हम लोग ये नेट माउथ ओपनिंग का इन्फॉर्मेशन पता लगा सकते हैं नेट रिकॉर्डर से, डेप्थ का, और जो पोजीशन ऑफ नेट रिलेटिव टू फिश जो है ये सब लोग कैसे पता लगा सकते हैं? तो नेट रिकॉर्डर, नेट सॉन्डे एंड ट्रॉल आई से जो हम लोग ये सब का इन्फॉर्मेशन हम लोग गैदर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, सोनार, यहाँ पे क्या कर रहा है? सोनार के बारे में पूछ रहा है। सोनार क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। जो सोनार का फुल फॉर्म है ये क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जो इसका फुल फॉर्म है, ये एम करता है परस्यू करने के लिए सीनिंग एंड ट्रॉलिंग। ये हॉरिजॉन्टली स्कैनिंग इको साउंडर है। तो ये क्या, ये बिल्कुल सही है कि जो सोनार है ये क्या एक तरह का हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग इको साउंडर है, और इसका फुल फॉर्म क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है, और ये एम करता है परस्यू करने में सीनिंग एंड ट्रॉलिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ बायोफिजिको कैरेक्टरिस्टिक सीज हैव डिफरेंट जोन्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ जो बायोफिजियो कैरेक्टरिस्टिक है, जो सी है, उसको कितने जोन्स में जो है इसको डिवाइड किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए एंड बी। तो इसको एक तो पेलाजिक जोन, बेंथिक जोन, नेरेटिक जोन, ओसनिक जोन में भी डिवाइड किया गया है। इसके अलावा इसको एपीपैलेजिक, मेसोपैलेजिक, बैथीपैलेजिक, बेंथोपैलेजिक, इसमें भी डिवाइड किया गया है। ये जो है ये किसी कैरेक्टरिस्टिक के बेस में है? तो ये बायोफिजिको कैरेक्टरिस्टिक के बेस में है। ये जो सी है इसको जो है डिफरेंट जोन में डिवाइड किया गया है। इसलिए यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, ट्रॉलिंग इज, जो ट्रॉलिंग है ये क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्टिव फिशिंग मेथड। ये एक तरह का क्या, एक्टिव फिशिंग मेथड है। आपको ध्यान रखना है कि जो ट्रॉलिंग है ये एक तरह का एक्टिव फिशिंग मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 64 नंबर, एडिबल ऑयस्टर्स आर, जो एडिबल ऑयस्टर्स है, ऐसे ऑयस्टर जिसको खा सकते हैं, वो क्या होंगे इसमें से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। मतलब कि एडिबल ऑयस्टर ऐसे ऑयस्टर जिसको हम लोग खा सकते हैं। तो हम लोग क्रैसोसोटेरिया मैड्रेंसिस को खा सकते हैं, क्रैसोटोरिया डिस्कॉइडी को खा सकते हैं, क्रैसोटोरिया कैसिकुलाटा को खा सकते हैं। तो ये सब जो स्पीशीज है, ये सब क्रैसिकोटोरिया स्पीशीज को जो है हम लोग एडिबल ऑयस्टर हम लोग कह सकते हैं, मतलब इसको एडिबल मतलब खा सकते हैं इस सारे ऑयस्टर्स को। इसलिए यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, बॉम्बे डक हार्पेडो नेचुरसस, जिसको हैमिलोडॉन भी बोलते हैं, ये कौन से फैमिली से बिलोंग करता है? जो बॉम्बे डक है जिसका साइंटिफिक नेम है हार्पेडोन नेचुरसस, जो कि कौन से फैमिली से बिलोंग करता है? तो आंसर जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। ये ना ही स्कैंडी फैमिली से बिलोंग करता है, ना ही स्केचबेडी फैमिली से बिलोंग करता है, और ना ही सिंकनेडी फैमिली से बिलोंग करता है। इसलिए यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट कैटफिशेस इन इंडिया बिलोंग टू द फैमिली, जो कि हम लोग कॉमर्शियली यूज करते हैं। कौन से ऐसे कैटफिशेस हैं इंडिया में जो कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं? यहाँ पे मेनली ऐसे कैटफिश की फैमिली को पूछ रहा है जो कि कॉमर्शियली जो है इंडिया में यूज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। मतलब कि जो प्लोटोसीडी फैमिली है एंड टैचिसुरिडी जो फैमिली है, ये दोनों फैमिली ऐसी है कैटफिशेस की जो कि काफी कॉमर्शियली जो है इसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है? मॉलस्कन फिशरीज इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द टैक्सोनॉमिक ग्रुप, टैक्सोनॉमिक क्लास। तो जो मॉलस्कन फिशरीज होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वाला टैक्सोनॉमिक क्लास। तो कौन सा ऐसा मॉलस्कन फिशरीज है जो कि कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वाला टैक्सोनॉमिक क्लास? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। मतलब कि लैमेरी ब्रैकिया, सीपैलोपोडा, गैस्ट्रोपोडा, ये सब जो है ये ऐसे मॉलस्कन फिशरीज हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बाय द टैक्सोनॉमिक क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 68 नंबर। नेम अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर with the help of which the fish stock assessment by using length frequency distribution is done। तो ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का नाम बताना है जिसकी मदद से क्या कर सकते हैं, जो फिश स्टॉक असेसमेंट है वो कर सकते हैं सो कि जो लेंथ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से। कौन सा ऐसा कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एलीफैन। जो एलीफैन है ये एक तरह का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से जो है हम लोग फिश स्टॉक असेसमेंट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लेंथ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को जो है हम लोग मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर। टोटल मैरीन कैप्चर फिश प्रोडक्शन इन इंडिया ड्यूरिंग 2013-14। जो टोटल मैरीन जो है हम लोग कैप्चर किए थे ड्यूरिंग द फिश प्रोडक्शन, वो भी इंडिया में कौन सी ईयर में, तो 2013-14 के बीच में। तो वो कितना था, कितना टोटल मैरीन कैप्चर फिश जो प्रोडक्शन हुआ था इंडिया में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3.4 मिलियन टन्स। टोटल जो है 3.4 मिलियन टन्स जो है इतने टोटल मैरीन कैप्चर हुए थे जो कि फिश प्रोडक्शन हुआ था इंडिया में कौन से साल में, तो 2013-14 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर। टोटल इनलैंड फिश प्रोडक्शन इन इंडिया ड्यूरिंग 2013-14। जो टोटल इनलैंड फिश प्रोडक्शन हुआ था इंडिया में तो वो ड्यूरिंग 13-14 के बीच में, 2013-14 के बीच में, तो कितने थे टोटल इनलैंड फिश? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6.14 मिलियन टन्स। टोटल जो है 6.14 मिलियन टन जो है इतने टोटल इनलैंड फिश जो है इसका प्रोडक्शन हुआ था इंडिया में 2013-14 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर। फाइब्रस प्रोटीन प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू। तो कौन सा ऐसा फाइब्रस प्रोटीन है जो कि कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलाजन। जो कोलाजन है ये एक ऐसा फाइब्रस प्रोटीन है जो कि कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इनटू CO2 एंड H2O एड्स। क्या कह रहा है, जो अगर एक कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है कोई भी एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का, तो वो इल्ड करता है CO2 एंड H2O, तो उसमें कितना ATP प्रेजेंट रहेगा? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी, 38 ATP। तो अगर अगर किसी भी एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो वहाँ पे जो है ये CO2 एंड H2O इल्ड करेगा, और उसके साथ ही साथ 38 ATP जो है यहाँ पे रिलीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर। फिश फैट इज न्यूट्रिशनली इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। जो फिश का जो फैट होता है ये न्यूट्रिशनली, न्यूट्रिएंट वाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है जो फिश फैट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, PUFA। जो पूफा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो रहता है, ये जो फिश फैट है ये बहुत ज़्यादा ही न्यूट्रिशनली जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर। ड्राई आइस एज। जो ड्राई आइस है वो क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉलिड्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे जो हम लोग नॉर्मली देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये गैस है, ठीक है। CO2 जो है एक तरह का क्या है, गैस है। लेकिन अगर इसी CO2 को अगर हम लोग सॉलिडिफाई कर देते हैं, ठीक है, अगर इसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। तो आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मली जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। अगर उसी कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग सॉलिडिफाई कर देते हैं तो उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर। केस हार्डनिंग इज सीन इन फिशेस ड्यूरिंग। जो केस हार्डनिंग है ये जो है फिश में देखने को मिलता है, तो ये कौन से स्टेज में जो है इसको हम लोग देख सकते हैं? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ड्राइंग। तो ड्राइंग के स्टेज में जो है हम लोग देखेंगे कि जो है केस हार्डनिंग देखने को मिलता है फिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर। HACCP इज। जो HACCP है ये क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि USFDA ने इम्पोज किया था। तो आपको ध्यान रखना है कि जो HACCP है ये एक तरह का क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, यहाँ पे क्वालिटी चेक होता है जो कि इम्पोज किसने किया था, तो USFDA ने इम्पोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर। TQM मीन्स। जो TQM है यहाँ पे इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है।
तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो TQM का फुल फॉर्म होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। आपको ध्यान रखना है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, TQM। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी इज एडमिनिस्टर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ। जो एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी होता है ये कौन सी मिनिस्ट्री जो है इसको संभालती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉमर्स। जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स होता है तो वही जो है एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी को जो है ये एडमिनिस्टर करती है, कंट्रोल करती है और इसका जो है इसको देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, द रेशियो ऑफ आइस टू फिश ड्यूरिंग आइसिंग इज। आइसिंग के वक्त जो है आइस टू फिश का रेशियो क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1:2। तो जो फिश को जो है आइस में रखते हैं सो कि जो फिश है इसका सेल्फ लाइफ को बढ़ा सकें। और आप देखते होंगे जनरली जो मार्केट में जो फिश उतारता है तो उसको हम लोग क्या होता है कि आइस में रख देते हैं सो कि उसका लाइफ बढ़े, वो खराब नहीं हो। तो क्या होना चाहिए उस रेशियो का, आइस टू फिश का जो है रेशियो क्या होना चाहिए आइसिंग के प्रोसेस के दौरान? तो क्या होना चाहिए, 1:2। मतलब 1 जो पार्ट है वो आइस का है, 2 पार्ट जो है यहाँ पे फिश रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिटरेरी वर्क्स ऑफ ललितांबिका अंथार्जम। जो ललितांबिका अंथार्जनम है ये एक ग्रेटेस्ट लाइब्रेरी वर्क है। तो इसका नाम पूछ रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्नि साक्षी। तो जो अग्नि साक्षी अग्नि साक्षी है ये एक ग्रेटेस्ट लिटरेरी वर्क है किसका? तो इसका लतियाम्बिका अंथार्जानम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर, द नेम ऑफ पब्लिकेशन स्टार्टेड फ्रॉम कोजी कोड इन अक्टूबर 1924। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल अमीन। जो नेम है पब्लिकेशन का जो कि स्टार्ट हुआ था फ्रॉम दी कोजी इन अक्टूबर 1924, तो ये कौन सा था पब्लिकेशन? तो अल अमीन जो है ये नाम था पब्लिकेशन का। Next question है 83 number. The credit for having laid the foundation of Western education in Malabar area goes to। तो किसको क्रेडिट जाता है सो कि जो फाउंडेशन लेड हुआ है वेस्टर्न एजुकेशन इन मालाबार एरिया में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेसल जर्मन इवेंजेलिकल मिशनरीज। तो जो बेसल जर्मन इवेंजेलिकल मिशनरीज हैं इनको जो है क्रेडिट जाता है क्योंकि इन्होंने ही जो है फाउंडेशन लेड डाउन किया है वेस्टर्न एजुकेशन में इन मलाबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर, द आरटीई एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। जो आरटीई एक्ट है वो इंडिया में जो है कब इम्प्लीमेंट किया गया था, कब से लाया गया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 अप्रैल 2010। तो जो आरटीई एक्ट है जो कि इम्प्लीमेंट किया गया था इंडिया में तो ये कब से हुआ था? तो 1 अप्रैल 2010 से जो है इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसमें से जो है कौन सा जुरिडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं आता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन। जो सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन है ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं आता है। बाकी जो एडवाइजरी जुरिडिक्शन है, एपलेट जुरिडिक्शन है एंड ओरिजिनल जुरिडिक्शन है ये सब जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर, हु वाज द कैप्टन ऑफ द वॉलंटियर कॉर्प्स ऑफ गुरुवायर सत्याग्रही मूवमेंट। जो गुरुवायर सत्याग्रह मूवमेंट हुआ था ये जो है यहाँ पे कौन थे कैप्टन जो कि इसको वॉलंटियर कर रहे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, के गोपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 87 नंबर, हु इशूड एन ऑर्डर परमिटिंग द चनार रोमन हु बिकम कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी टू कवर देयर बॉडीज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नल मुनरोई। जो कर्नल मुनरोई थी उन्होंने जो है एक ऑर्डर इशू किया था। किसका ऑर्डर? तो परमिट करने का कि जो चिनार वुमन थी वो जो है कन्वर्ट कर सके अपने आप को क्रिश्चियनिटी में, ताकि अपनी बॉडी को कवर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर, हु फाउंडेड समत्व समाजन। जो समत्व समाजन का जो है किसने जो है इसको फाउंड किया था, किसको इसका डिस्कवरी किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैकुंठा स्वामी। जो वैकुंठा स्वामी हैं इन्होंने जो है इसको फाउंड किया था समत्वा समाजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर, द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन। तो ऐसा पावर जो इंक्रीज कर देता है नंबर ऑफ जजेस को कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में इन इंडिया। तो वो किसने किया था? तो किसके पास पावर है जो कि नंबर ऑफ जजेस को जो है बढ़ा सकता है सुप्रीम कोर्ट में?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द पार्लियामेंट। तो जो पार्लियामेंट है इनके पास पावर है कि ये जो है नंबर ऑफ जजेस को जो है बढ़ा सकते हैं, कहाँ पे, तो सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर, व्हेन वाज मंगलयान लॉन्च। जो मंगलयान है ये कब लॉन्च किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 नवंबर 2013। तो जो मंगलयान है इसको कब लॉन्च किया गया था? ये 2013 में जो है इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर, which unfortunate event took place in 1905। तो कौन सा अनफॉर्चुनेट इवेंट है जो कि 1905 में जो है हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल एक तरह का अनफॉर्चुनेट इवेंट था, जहाँ पे जो है इसका पार्टीशन हुआ था 1905 में। तो यहाँ पे क्या होता है, बंगाल का पार्टीशन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर, द फेमस जर्नलिस्ट मेंशन इन द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। जो फेमस एक जर्नलिस्ट है जिसको मेंशन किया गया है इन ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, वो कौन से फेमस जर्नलिस्ट है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जी परमेश्वरम पिला। जो जी परमेश्वरम पिला है ये एक फेमस जर्नलिस्ट है जिसको महात्मा गांधी जी के ऑटोबायोग्राफी में जो है मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर, हु among the following was awarded the Nobel Prize in Literature in 2014। तो क्या बोल रहा है कि 2014 में जो है नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर में, तो किसको मिला है ये प्राइज लिटरेचर में 2014 के ईयर में? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पैट्रिक मोडियानो। जो पैट्रिक मोडियानो है ये जो है ये नोबेल प्राइज के विनर है, जिनको लिटरेचर फील्ड में जो है उनको नोबेल प्राइज मिला था 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर, माहर मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय। जो माहर मूवमेंट है ये किसके द्वारा इनिशिएट किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर। जो बी आर अम्बेडकर जी हैं इन्होंने जो है माहर मूवमेंट को जो है इनिशिएट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर, हु इज द रेसिपिएंट ऑफ द 49th जानीपत अवार्ड। जो इसमें से जो है कौन से जो है रिसिपिएंट है 49th जानीपत अवार्ड के? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केदारनाथ सिंह। जो केदारनाथ सिंह हैं इन्हीं को जो है ये रेसिपिएंट थे 49th जानीपत अवार्ड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट नॉट टू टेक एनी एक्शंस ऑन अ बिल पेंडिंग इट फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड। तो किनके पास जो है पावर है कि वो प्रेसिडेंट को जो है, मतलब इसमें से जो है कौन सा पावर है प्रेसिडेंट को, ठीक है, जो कि वो कर सकते हैं सर कि जो है कोई भी एक्शन नहीं लिया जाए, कोई भी बिल अगर जो पेंडिंग है कोई भी इनडेफिनिट पीरियड के लिए, मतलब वहाँ पे जो है अनिश्चित काल के लिए जो है वो बिल पेंडिंग है, तो ये इसमें से जो है कौन सा एक्शन जो है नहीं लिया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, कौन सा जो पावर है वो प्रेसिडेंट का नहीं है सर कि कोई भी एक्शन जो है नहीं लिया गया बिल पेंडिंग पे। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पॉकेट वेटो। तो ये एक पॉकेट वेटो एक तरह का पावर है प्रेसिडेंट का, सर कि ये जो है लगा सकते हैं कि कोई भी एक्शन नहीं लिया गया अगर कोई भी बिल पेंडिंग है अगर वो अनिश्चित काल के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर, हु रोड द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह। तो कौन से राइटर है जिन्होंने ये बुक लिखा है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संजय बारू। जो संजय बारू है ये राइटर है जिन्होंने ये बुक लिखी है जिनका नाम है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 98, which poem of कुमार रसन portrays the character of मथांगी। तो कौन सा पोएम जो है कुमार रामसन का जो कि पोर्ट्रे करता है कैरेक्टर ऑफ मथांगी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंदाला भिशुकी। जो चंदाला भिशुकी है इसी का जो है कैरेक्टर यहाँ पे इस पोएम में जो है यहाँ पे पोर्ट्रे किया गया है। तो ये चंदाला भिशुकी जो है ये पोयम का नाम है, इसका पोयम का नाम है, कुमार रंसन जो है यहाँ पे जो पोर्ट्रे करता है कैरेक्टर ऑफ मथांगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर, द समर ओलंपिक्स ऑफ 2016 विल बी हेल्ड इन। जो समर ओलंपिक्स होगा जो कि 2016 में जिसको कंडक्ट किया गया था वो कौन से साल में हुआ था? 2016 साल में। तो कहाँ पे वो हेल्ड हुआ था, कहाँ पे वो जो है कंडक्ट किया गया था? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राजील। तो जो समर ओलंपिक्स था 2016 में वो ब्राजील में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, द नेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ।
इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है, ये किसके बर्थडे पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरोजनी नायडू। जो सरोजनी नायडू है, इन्हीं के बर्थडे पे दिन पे जो है हम लोग नेशनल वुमेन्स डे जो है सेलिब्रेट करते हैं। तो ये आज का हमारा सेशन था। आई होप आप सबको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है एंड टेलीग्राम चैनल पे भी हमारा ग्रुप है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो है ग्रुप डिस्कशंस होंगे, वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, जिससे आप काफ़ी कुछ सीख सकेंगे और एक दूसरे से जो है डिस्कस कर सकते हैं अपने डाउट्स को। इसके अलावा जो है आपको वहाँ पे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे पीडीएफ के फॉर्मेट में, और वहाँ पे आपको डेली जॉब अपडेट्स मिलेगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप टाइमली अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ये सब का जो लिंक है ये सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, वहाँ पे आप जाके उस लिंक को क्लिक करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अ, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड या फिर कोई भी अलाइड फील्ड से रिलेटेड, तो आप हमारा कोर्स परचेस कर सकते हैं। हमारे सारे कोर्स जो है एक अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है। इससे क्या है कि अभी कुछ कोर्स में तो ऑफर्स भी चल रहे हैं, तो आप उसको ज़रूर लें, नहीं तो बाद में जो है वो ऑफर्स हट जाएंगे तो आप उसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे और आपको बाद में वो कोर्स थोड़ा महंगा मिलेगा। तो अभी जो है काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में जो है सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप ज़रूर उसे लें और उसे अच्छे से पढ़ें और उससे आप इजीली कोई भी एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो टीचर्स है वो काफ़ी एक्सपीरियंस है, आपको काफ़ी अच्छे से गाइड करेंगे और आप इजीली जो है इस एग्ज़ाम को कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो अगर आप हमें वो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आप कोई भी कोर्स का डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने जो नंबर है वो अगेन प्रोवाइड किया है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप अपनी कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हैं। आप वहाँ पे तुरंत कोई भी डाउट पूछे सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेश्चन है, वो भी आप पूछ सकते हैं। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।